आपने ना सबसे पहला हमारा है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। तो सबसे पहला है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, सॉरी, हाइड्रा। हमने हाइड्रा की देखनी है। हाइड्रा हाइड्रा के अंदर हमने एक्सक्रीशन देखनी है कैसी होती। तो हाइड्रा के पास तो स्पेशलाइज्ड जो है ना ऑर्गन्स नहीं होते जिसकी बिना पर वो एक्सक्रीशन कर पाए, अपने वेस्ट को निकाल सकें। इसके एक ही जगह होती है ये वाली, ये इसका माउथ है। इसी माउथ के ज़रिए वो खुराक को अंदर लेके जाता है, उसको प्रोसेस करता है और इसी माउथ के ज़रिए ना वो उसको एक्सट्रैक्ट करता है। ये माउथ है जहाँ पर आपका फूड इनटेक होगा और यही आपका माउथ है जहाँ से एक्सक्रीशन होगी। ये दोनों काम एक ही जगह से आ रही है, तो खाना आ भी रहा होता है खाना और सॉरी वेस्ट जो है वो निकल भी रहा होता है। ये फ़र्क आ जाता है इसमें। सो द सेकंड वन इज़ द एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। ये जो ऑर्गेनिज्म इधर पड़ा हुआ है, ये जो नज़र आ रहा है आपको बड़ा सा, ये प्लेनेरिया। आप कह रहे इधर बड़ा नज़र आ रहा है, इतना बड़ा होता नहीं है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो प्लेनेरिया के अंदर ख़ास किस्म की एक्सक्रीशन होती है। इसके पास एक पूरा ट्यूबुलर सिस्टम होता है जिसकी बिना पर ये एक्सक्रीशन कर पाता है। उसको कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडियम। प्रोटोनेफ्रीडियम ये पूरा सिस्टम है इसका। प्रोटोनेफ्रीडी ये पूरा इसका सिस्टम है जिसकी बिना पर ये एक्सक्रीशन कर पाता है। ठीक है, और इसका ट्यूबुलर सिस्टम ये जो है ना, ये अगर आप इसको गौर से देखो तो ये इसका ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि फैला हुआ है पूरे। ये देखो ट्यूब जा रही हैं सारी, ये देखो ट्यूब जा रही हैं, ये अंदर देखो ट्यूब जा रही है। तो ये सारा इसका क्या है, ये सारा इसका ट्यूबुलर सिस्टम है जिसकी बिना पर ये एक्सक्रीशन कर पाता है। और ये पूरा सिस्टम आप जाल देखो, जाला आपको मुख्तलिफ कलर के येलो और वो पीछे वो ग्रीन सा जो भी कलर है उसे आपको वो नज़र आ रहा होगा। ये पूरा ऐसे जाल फैला होता है और ये जाल जो पूरा है ना इसका नेटवर्क जो है इसे प्रोटोनेफ्रीडियम कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि ये पूरा सेटअप आपके एक एक सिंगल सेटअप में एग्जिस्ट करता है, उसको फ्लेम सेल कहते हैं। ये जैसे ये आपका फ्लेम सेल, मतलब जैसे पूरी बॉडी बनती है ना सेल से बनती है, तो काफ़ी सारे सेल जुड़ते हैं, टिश्यू बनाते हैं। इसी तरह इस केस के अंदर भी ऐसे ही है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक का उसने देखो इसको ज़ूम किया हुआ है, इतने से इसे को ज़ूम किया हुआ है। तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ये पूरा प्रोटोनेफ्रीडियम बनता है वो आपका फ्लेम सेल है। ठीक है। अच्छा, फ्लेम सेल के अंदर ना समझो प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, वो बीट करते हैं। वो इंटरस्टेशनल जो फ्लूइड होता है, मतलब अंदर जाने वाला मवाद, ये सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, सीलिया समझो ये ऐसा है, ये मूव करता है, कभी ऐसे मूव करेगा, कभी ऐसे। तो जैसे पेंडुलम आप देखो ना, तो पेंडुलम अगर हो तो वो ऐसे भी मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है ना। इसी तरह इसके अंदर सीलिया वाइब्रेट करता है, मूव करता है, और इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, उसका अंदर वाला फ्लूइड मूव करता है और जहाँ उसने जाना होता है वहां जाता है। और ये क्या करेगा उसको, ये इसकी मूवमेंट की वजह से, सीलिया की मूवमेंट की वजह से वो उसके ट्यूबुलर सिस्टम में फ्लूइड चला जाएगा। उसमें आगे फ्लिकरिंग सेल होते हैं जो कि असल में वो बता रहा है कि कौन जो है ना बीटिंग करवा रहा होता है इसकी, मतलब कौन हिला रहा होता है इसको, वो होते हैं फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग फ्लेम कहते हैं इसको। जो बीटिंग ऑफ सिलिया है उसको हम फ्लिकरिंग फ्लेम कहते हैं। आपने कभी आग देखी हो तो, अगर लकड़ी में आग लगी हो तो वो ऐसे होता है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी जल रही है, कभी बुझ रही है। ऐसा महसूस होता है ना, आप देखना लकड़ी में आग लगी भी हो गौर से, तो ऐसा महसूस होता है कभी आग लगी हुई है, कभी बुझ रही है। तो ये जो अमल है जिसमें कभी ये ऐसा लग रहा है कि आग बढ़ रही, कम हो रही, इसे फ्लिकरिंग फ्लेम कहते हैं। और ये सीलिया ऐसे मूव करते हैं, ये वाले ये ऐसे मूव कर रहे होते हैं कि लग रहा है कि कभी ज़्यादा फ्लो कर रहा है, कभी कम जाता है। ठीक है? अच्छा, और इस पूरे को जिसके साथ ही सीरियल लगा होता है इसको फ्लेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेम सेल है। क्लियर है? और आपका जो फर्दर अपना जो एक्सक्रीटरी ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है, ये सारा ट्यूबुलर सिस्टम
ये जाता कहाँ पर है, ये एक्सक्रीशन कहाँ पर करता है, ये आपके एक्सक्रीशन करता है एक्सक्रीटरी डक्ट में। एक्सक्रीटरी डक्ट वो जगह है जहाँ पर सारा मवाद आके इकट्ठा होता है, ठीक है। और फिर ये आगे नेफ्रीडो, इसके पोर्स होते हैं, नेफ्रीडोपोर्स, उसके ज़रिए ये बाहर निकल जाता है। इसने नेफ्रीडोपोर्स नहीं बनाए हुए, ये देखो, ये नज़र आया एक्सक्रीटरी पोर, ये देखो, ये आपका एक्सक्रीटरी पोर है, जिससे सारी चीज़ें इकट्ठी होके, ये मवाद इकट्ठा होकर फिर क्या चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। थ्रू वेयर, थ्रू वट, थ्रू नेफ्रीडोपोर। अब ये इसके नाम है, आपको एज इट याद करने पड़ेंगे, नेफ्रीडियो पोर्स, ठीक है। यही जो बाहर, जहाँ से वो सुराख जहाँ से मवाद निकलेगा। और ये क्या करता है, ये फ्रेश वाटर में रहता है, तो ये डाइल्यूट यूरिन को रिलीज कर रहा होता है, डाइल्यूट यूरिन को, क्योंकि ये फ्रेश वाटर बॉडी है, ठीक है। और ये अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट वगैरह को भी रिलीज करता है। और ये जैसा कि कहता है पैरासाइटिक जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, पैरासाइट पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स, ये क्या करते हैं, ये आइसोटोनिक रहते हैं। हमने कहा था वैसे तो चूंकि प्लेनेरिया की सिर्फ बात करें तो वो डिल्यूट यूरिन रिलीज करता है। अब हम बात कर रहे हैं पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स की, ठीक है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये आइसोटोनिक होते हैं विद द होस्ट इन्वायरमेंट। होस्ट इन्वायरमेंट जहाँ पर पैरासाइट रह रहा होता है, इंसान के अंदर बहुत से बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इससे वो अगर नुकसान पहुंचाने वाले हों तो उसे पैरासाइटिक को भी नुकसान पहुंचाने वाले। तो ये पैरासाइटिक जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ये क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं विद द होस्ट होस्ट की बॉडी के हिसाब से, ठीक है। क्लियर है।